Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vaishali and we are back with the cell biology session. So this session is little different because we are going to do PYQs in this session. We have already completed our cell biology for IIT JAM 2023. Now we are going to do cell biology PYQs. So without wasting any time, let's start. Firstly, all the questions have been taken for IIT JAM question papers only from the last 5 years. So let's begin with the first question. First question says, firstly ये जो क्वेश्चन है और इसमें जो पूछा गया है वो मैंने बहुत ही एम्फेसाइज करके अपने सेल साइकिल जो लेक्चर था उसमें बताया था. सो अगर आपने वो लेक्चर बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा हम क्या बात करने वाले हैं. फर्स्टली द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस 1. डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस 1 बताना है. फर्स्टली अगर हम माइटोसिस और मियोसिस का एक बार क्विक व्यू करें तो माइटोसिस and here we have our meiosis. Mitosis and meiosis. Your equational division. Equational division कौन सा है आपका? Mitosis and reductional division is your meiosis. क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन? जब पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स के, देन इट इज योर माइटोसिस. व्हेन रिडक्शन, दैट मींस जो डॉटर सेल है उसके क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं पेरेंट सेल से, दैट इज योर मियोसिस. स्पेसिफिकली मेंशन करें तो जो आपकी सोमेटिक सेल्स हैं उनमें होता है आपका माइटोसिस, एंड जब आपका गैमीट फॉर्मेशन होता है तब होता है आपका मियोसिस. अगर ध्यान से देखोगे सोमेटिक सेल्स में हो रहा है तो क्या होगा? सोमेटिक सेल्स में हो रहा है तो क्या होगा? डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल्स ही बनेगी. डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल्स ही बनेंगी. लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हो रहा है तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स बनेगी. तो ये तो बात हो गई जर्नल फीचर्स की. नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट इन माइटोसिस. माइटोसिस के टाइम पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, वाइल होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस 1. जब मियोसिस 1 का टाइम होता है वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. वेरी करेक्ट. ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत ही एम्फेसाइज करके आई हैव टोल्ड यू दिस. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज एब्सेंट ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज बट नॉट इन मियोटिक मेटाफेज. जब माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है, प्रोफेज में पहले ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है, दोनों में ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों में ही एब्सेंट होती है. द डीएनए इज डबल हेलिकल इन मियोसिस 1 बट नॉट इन माइटोसिस. ऐसा भी नहीं है, दोनों में क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है. जब आपका क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम बनाता है जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अनलाइक इन माइटोटिक मेटाफेज, chromosomes do not align at the equatorial plate in meiosis 1. जब मेटाफेज है, मेटाफेज का फीचर ही यही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन करते हैं अपने इक्वेटोरियल प्लेट पे. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माइटोटिक मेटाफेज में अलाइनमेंट हो लेकिन मियोसिस 1 में अलाइनमेंट ना हो? सो दिस इज योर इनकरेक्ट. सो द difference between mitosis and meiosis is sister chromatids separate in mitosis
whereas homologous chromosomes separate in meiosis 1. This is the difference. Okay, proteins that help other proteins to fold correctly is, अगर आपको याद हो ये वाला टॉपिक जो हमने, ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे पूछे गए हैं, ये प्रोटीन्स हमने प्रोटीन ट्रैफिकिंग में डिस्कस किए थे. प्रोटीन ट्रैफिकिंग वाले टॉपिक में हमने इन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था. प्रोटीन्स दैट हेल्प अदर प्रोटीन्स टू फोल्ड करेक्टली इज चैपरॉन, प्रोटियोसोम, यूबिक्विटिन, डेस्मोसोम. सो वो प्रोटीन्स जो दूसरे अनफोल्डेड प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करते हैं और उनको फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, दीज आर योर चैपरॉन्स. प्रोटियोसोम क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं प्रोटीन्स को. प्रोटियोसोम का काम क्या है? टू डिग्रेड द प्रोटीन्स. यूबिक्विटिन का काम क्या है? यूबिक्विटिन इज द टैग फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन. जिस भी प्रोटीन पे आपका यूबिक्विटिन लगा होगा दैट प्रोटीन विल बी डिग्रेडेड. तो टैग का काम करता है आपका यूबिक्विटिन. डेस्मोसोम्स आर सेल सेल एडेशन. जहां पे दो सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, दैट इज डेस्मोसोम्स. सो द प्रोटीन्स दैट हेल्प अदर प्रोटीन्स टू फोल्ड करेक्टली आर योर chaperones. So this topic was discussed in topic protein trafficking. Next is the correct sequence of phase during mitosis is. क्या sequence होता है? Prophase, metaphase, anaphase and finally telophase. So which is the correct option? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. First is correct. प्रोफेज के बाद क्या एनाफेज आता है? नहीं. सो इनकरेक्ट. एनाफेज सबसे पहला फेज? नो. एनाफेज सबसे पहला? नो. सो द करेक्ट सीक्वेंस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेस इन एडल्ट यूकैरियोटिक सेल साइकिल. आपको सीक्वेंस बताना है क्या होगा. कैसे होता है? सबसे पहला होता है आपका इंटरफेस. इंटरफेस के बाद आता है आपका एमफेज. इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो स्टेप्स हैं जब सेल प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए. सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन या फिर एमफेज के लिए प्रिपेयर करती है. एमफेज क्या होता है? एमफेज योर एक्चुअल डिवीजन, जहां पे एक्चुअली में सेल डिवाइड करती है, दैट इज योर एमफेज. तो अगर इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में सबसे पहले क्या है? 3 फेसेस हैं, G1, S, G2. G1 में क्या होता है? G1 इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. योर G1 इज योर प्रोटीन सिंथेसिस. एस फेज में क्या होता है? एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन. एंड फाइनली G2. G2 में भी प्रोटीन सिंथेसिस. तो आई होप सीक्वेंस याद आ गया होगा. सबसे पहले इंटरफेस है, इंटरफेस में भी सबसे पहले G1, देन एस फेज, देन G2. तो G1, S, G2 and finally M phase. So your option B is the correct. G1 के बाद G2 फिर M phase? No. और लास्ट में S phase? No. G1, M, G2, S? Wrong. G1, G2, S, M? Incorrect. So the correct sequence is G1, S and G2. Which of the following statement is or are correct for G protein coupled receptor GPCR mediated signaling? This is MSQ, multiple select question. मतलब multiple statements जो है वो correct हैं और आपको सारी की सारी सिलेक्ट करनी है. ये क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का है IIT जैम के.
GPCR contain 7 membrane bound spanning region. करेक्ट, ये मैंने बहुत एम्फेसाइज करके बताया था एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. GPCR के बारे में ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है. दैट इज आपका GPCR के पास 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है. Your GPCR is having your 7 membrane spanning regions. Very important statement. Next is GPCR linked to heterotrimeric G protein consisting of alpha beta gamma subunit. This is also correct. GPCR क्या है? G protein coupled receptor, that is ऐसा receptor जो एसोसिएटेड है G प्रोटीन्स के साथ. तो यही स्टेटमेंट है, GPCR लिंक्ड होता है हेटेरोट्राइमेरिक G प्रोटीन के साथ जिसकी अल्फा बीटा गामा यूनिट है. G प्रोटीन की 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा एंड गामा. इन द एब्सेंस ऑफ GPCR interacting ligand, a alpha unit of G protein is bound to GTP and complexed with beta gamma subunit. No, this is incorrect. अगर आपका GPCR के पास कोई लिगेंड नहीं है, GPCR के पास कोई लिगेंड नहीं है, जब GPCR इनएक्टिव है, उसके पास कोई लिगेंड नहीं है, तो जो G प्रोटीन है दैट इज बाउंड टू GDP. G प्रोटीन की अल्फा बीटा गामा तीनों की तीनों यूनिट्स एक साथ होंगी प्लस GTP से बाउंड होंगी. लेकिन जब आपका GPCR लिगेंड से बाउंड होता है, जब आपका GPCR लिगेंड बाउंड होता है, उस टाइम पर आपका G प्रोटीन GTP से बाइंड करता है. और क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में GTP का हाइड्रोलिसिस होता है और इस हाइड्रोलिसिस से G अल्फा अलग हो जाती है, G बीटा गामा अलग हो जाती है. तो GPCR का मैकेनिज्म क्या है? जब GPCR लिगेंड से बाउंड है उस टाइम पे, जब GPCR लिगेंड से बाउंड नहीं है उस टाइम पे G प्रोटीन GTP बाइंड होता है और तीनों सब यूनिट्स एक साथ होती हैं. लेकिन जब G प्रोटीन आपके लिगेंड से बाइंड हो जाता है तब आपका G प्रोटीन क्या करता है? GTP से बाइंड करते हुए GTP का हाइड्रोलिसिस करता है और अल्फा और बीटा गामा सब यूनिट को एक्टिवेट कर देता है. तो ये तो गलत हुआ कि जब GPCR के पास लिगेंड नहीं है उस टाइम पर G प्रोटीन GTP से बाइंड है, नहीं, GTP से बाइंड है. इन द प्रेजेंस ऑफ GPCR, जब GPCR के पास इंटरैक्टिंग लिगेंड है, GTP इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ अल्फा सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन बाय GTP एंड GTP बाउंड. तो यही तो है, GTP से GTP बन रहा है, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है और उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है? अल्फा यूनिट डिसोसिएट हो जाती है बीटा गामा यूनिट से. क्या कर रहे हैं? जब आपका GPCR लिगेंड से बाउंड होता है तो GTP रिप्लेस हो जाता है GTP से एंड क्या बन जाता है? डिसोसिएशन हो जाती है, G प्रोटीन G अल्फा अलग हो जाती है और बीटा गामा अलग हो जाती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो 3 स्टेटमेंट जो सही हैं वो हैं. और हाँ, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको तीनों जितनी भी करेक्ट स्टेटमेंट है सबको मार्क करना है. So the statements which are correct are GPCR contains 7 membrane spanning regions. GPCR linked to heterotrimeric G protein consisting of alpha, beta and gamma subunit. Correct. In the presence of GPCR interacting ligand, GTP is displaced from alpha subunit by G protein by GDP and GTP bound. Alpha unit dissociates from beta gamma dimer and activates the effector. So next is during, अभी आपने खुद देखा होगा कि जो सेल साइकिल से क्वेश्चंस हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है.
सेल साइकिल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बहुत डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो प्लीज प्रिपेयर सेल साइकिल वेरी नाइसली. इन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स. डीएनए का डबल कब होता है? एस फेज में. सो लेट्स चेक कौन सा सही आंसर है. ड्यूरिंग प्रोफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस. क्या एस फेज प्रोफेज और एनाफेज के बीच में आता है? नहीं. ड्यूरिंग प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस. क्या प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 के बीच में आपका एस फेज आता है? नहीं. बिटवीन G1 एंड G2. करेक्ट. G1 और G2 के बीच में आपका एस फेज होता है और एस फेज में आपका डीएनए डबल होता है, रेप्लिकेट करता है. ड्यूरिंग एम फेज ऑफ सेल साइकिल. नो, एम फेज से पहले ही जो है हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तभी वो एम फेज में डॉटर सेल्स में जा पाएगा. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो डीएनए अमाउंट कब डबल होता है? ड्यूरिंग द एस फेज एंड एस फेज इज फाउंड बिटवीन G1 एंड G2. ड्यूरिंग माइटोसिस डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस इज अ हॉलमार्क ऑफ. कौन सी स्टेज है एम फेज की जहां पे आपका न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है? ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है प्रोफेज का, जहां पे आपका न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है. तो करेक्ट आंसर इज प्रोफेज. तो अगर हम देखें प्रोफेज में क्या क्या होता है. प्रोफेज स्टेज ऑफ एम फेज क्या क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होता है. क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है. क्रोमेटिन कंडेंसेशन से क्या बनता है? क्रोमेटिन कंडेंसेशन से बनते हैं आपके क्रोमोसोम्स. क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है. स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड योर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है. सो प्रोफेज कि क्या क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन से बनते हैं आपके क्रोमोसोम्स एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. सो किसका हॉलमार्क है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस? दैट इज ऑफ प्रोफेज. तो मेटाफेज का क्या हॉलमार्क है? दैट इज आपके क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं. एनाफेज का क्या है? सिस्टर क्रोमेटिव मूव टू अपोजिट पोल्स. टीलोफेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है. सो दीज आर द हॉलमार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस. Apoptosis is a controlled process of cell death. The process involves MSQ multiple select question, multiple जो statements है वो सारी correct है. Exposure of phosphatidylserine on the outer surface of the cell membrane. Apoptosis के टाइम पे आपकी जो phosphatidylserine है वो outer surface पे आ जाती है सेल मेम्ब्रेन के. करेक्ट, क्योंकि आपका phosphatidylserine is a eat me signal. फॉस्फेटिडाइलसीरीन ईट मी सिग्नल है जो आपके मैक्रोफेजेस को डायरेक्ट करता है कि यू नीड टू डिग्रेड दिस सेल. डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. नहीं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तभी तो साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आता है. इंक्रीज लाइसोसोमल एक्टिविटी. मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. इंटर न्यूक्लियोसोमल क्लीवेज ऑफ जीनोमिक डीएनए. करेक्ट, आपका डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट हो जाता है और ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका अपोप्टोसिस का. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्सपोजर ऑफ फॉस्फेटिडाइलसीरीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड इंटरन्यूक्लियोसोमल क्लीवेज ऑफ जीनोमिक डीएनए, दैट इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज amongst the following statement about biological membrane, the incorrect one आपको incorrect बताना है. are covalent assemblies of protein and lipids. क्या आपकी membranes में proteins और lipids covalently interact करते हैं? नहीं.
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन और लिपिड्स के बीच की जो इंटरेक्शन है दैट इज नॉन कोवलेंट. सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फॉर्म सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, करेक्ट. may have channels and pump, this is also correct. show fluid like behavior, this is also correct. so remember प्रोटीन और लिपिड्स के बीच में जब हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बीच में कोई कोवेलेंट इंटरेक्शंस नहीं है, वो दोनों नॉन कोवेलेंटली बाउंड होते हैं. नेक्स्ट इज द सेलुलर ऑर्गेनेल विच फंक्शंस एज अ स्टोर ऑफ कैल्शियम आयंस. ये भी हमने पढ़ा था सेल कम्युनिकेशन में, ये हमने पढ़ा था सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग में कि कौन सा ऑर्गेनेल स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का, एंड दैट इज योर ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो स्टोर हाउस है कैल्शियम आयंस का. पैकेज्ड बायोमटेरियल्स आर डिस्पैच्ड टू इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर लोकेशंस फ्रॉम द. पूरी सॉर्टिंग हो गई, पूरी पैकेजिंग हो गई, सब कुछ टैग लग गया, फाइनली अपनी लोकेशन तक कैसे रिलीज होते हैं. ये आपका ER है एंड दिस इज योर गोल्जी. ER के पास जो गोल्जी का पार्ट है, ER के पास जो गोल्जी का पार्ट है वह सिस है, बीच का मीडियल है, और फाइनली जो लास्ट है दैट इज ट्रांस. तो जो आपका सिस गोल्जी है वो ER से मटेरियल्स लेता है, मीडियल से पास करते हुए ट्रांस में जाता है, जहां पे फाइनली इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. तो कौन से कंपार्टमेंट से रिलीज होता है? ट्रांस कंपार्टमेंट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आपके जो बायोमटेरियल्स हैं वो अपनी लोकेशंस तक जाते हैं. सिस कंपार्टमेंट से ER देता है, सिस कंपार्टमेंट में कहाँ से आते हैं? ER से आते हैं, मिडिल पार्ट है, एंड ट्रांसिस जहां से फाइनली इनको रिलीज किया जाता है. परफेक्ट लीडन ऑफ SH2 डोमेन, अगर याद होगा SH डोमेन हमने पढ़ा था टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में. जब आपका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और क्रॉस और सेल्फ फॉस्फोराइलेशन करा लेता है, देन वो ऐसे प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है जिनके पास SH2 डोमेन हो. तो SH2 डोमेन वाले का प्रेफर्ड प्रोटीन कौन सा होगा? सीरीन फॉस्फोराइलेटेड? नो. टायरोसिन फॉस्फोराइलेटेड? यस, क्योंकि ये पार्ट है आपका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? नो. साइक्लिक AMP? नो. तो इसी के साथ क्या पता चला? सेल साइकिल प्लस सेल कम्युनिकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. The binding of a hormone to a receptor activates adenyl cyclase to a stimulatory G protein. अगर हार्मोन आता है तो आपका G प्रोटीन एक्टिवेट होता है, एंड ये एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेस को. ठीक है. If due to mutation G protein binds but does not hydrolyze GTP, the consequence will be. एक बार सिग्नलिंग देख लो GPCR की तो समझ में आएगा. GPCR के पास है G प्रोटीन और G प्रोटीन बाइंड है GTP से. इस केस में ये क्या है? इनएक्टिव. ठीक है. होता क्या है? जब आपका लीगेंड आया, GPCR एक्टिवेट हुआ. GPCR एक्टिव होने का मतलब है GPCR में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे. GPCR एक्टिव होते ही G प्रोटीन एक्टिव हो गया. G प्रोटीन के एक्टिव होते ही दैट इज बाउंड बाय GTP. इस GTP का हाइड्रोलिसिस होता है GDP. इसकी वजह से क्या होता है? G अल्फा G बीटा गामा यूनिट अलग हो जाती है, और फाइनली आपका G अल्फा जाके एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेस को. होता क्या है? लिगेंड आके GPCR से बाइंड करता है, जिसकी वजह से GPCR एक्टिव हो जाता है. GPCR एक्टिव होते ही G प्रोटीन एक्टिव हो जाता है. G प्रोटीन एक्टिव होगा तो वो GDP से
जीडीपी एक्सचेंज करेगा और जीटीपी के हाइड्रोलिसिस से जी अल्फा और जी बीटा गामा अलग हो जाएंगी। जी अल्फा जाके एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ड्यू टू म्यूटेशन जी प्रोटीन बाइंड कर रहा है लेकिन जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। अगर जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा तो मतलब जी अल्फा एक्टिवेट नहीं होगी। जी अल्फा एक्टिवेट नहीं होगी तो एडिनाइल साइक्लेज कैसे एक्टिवेट होगा? जी अल्फा एक्टिवेट नहीं है तो एडिनाइल साइक्लेज भी एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एडिनाइल साइक्लेज विल बी कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड? नो, adenyl cyclase will never be activated. Adenyl cyclase will be occasionally activated. Adenyl cyclase will be degraded. Degradation नहीं हो सकता. Occasionally activated, never be activated because G alpha activated नहीं है तो adenyl cyclase भी activate नहीं हो सकता. Toxin which causes accumulation of twice the normal amount of DNA in the dividing mammalian cell most likely blocks the. कौन से फेज में आपका डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है? एस फेज में. एस फेज में आपका डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब डीएनए अमाउंट डबल हो गया उसके बाद सेल साइकिल ब्लॉक हो गई। तो कौन सी स्टेज पे ब्लॉक होगी? याद रखना, डीएनए अमाउंट डबल हो गया है, दैट मीन्स एस फेज पूरा हो चुका है। अब अक्यूमुलेट हो गया है तो कौन से फेज में अक्यूमुलेट होगा? क्या जी नॉट में होगा? नहीं, आफ्टर एम फेज. आफ्टर एम फेज मीन्स अगर एम फेज पूरा हो गया, एम फेज अगर पूरा हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके डीएनए अमाउंट वापस नॉर्मल आ जाएगा। डबल तो रहेगा नहीं सेल में क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डॉटर सेल्स में। आफ्टर G1 फेज, अगर G1 फेज में ब्लॉकेज आती है तो द अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर G1 फेज के बाद ब्लॉकेज आती है तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल नहीं हो सकता। G1 के बाद क्या आता है? एस, लेकिन हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो गया ना, दैट मीन्स एस फेज नॉर्मली चल रहा है। तो कब हो रहा है? ड्यूरिंग G2. G2 फेज में ब्लॉकेज आ रही है, इसलिए सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल अक्यूमुलेट हुआ है। Which of the following features is shared by mitochondria and chloroplast? जब मेरे पर्सनली फेवरेट है ये क्वेश्चंस जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको कंप्लीट नॉलेज की जरूरत नहीं होती। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गए, दीज अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ईजी होते हैं अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप एक तो सबसे पहले आप इनको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको थोड़ा सा भी याद है उस टॉपिक का तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले फॉलोइंग फीचर्स आर शेयर बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है? एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन इज हाईली इन्वेजिनेटेड, मतलब इन्वेजिनेटेड मतलब फोल्डिंग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, बट क्या क्लोरोप्लास्ट में होती है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट में आपकी मेम्ब्रेन इमेजिनेटेड नहीं होती। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, पी मेरी इनकरेक्ट है, पी मेरी इनकरेक्ट है, पी इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो ओनली जस्ट वन स्टेटमेंट देख के मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो दैट इज वाई ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजिली हो जाते हैं और कम टाइम में हो जाते हैं। अब बाकी देख ले, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एल्केलाइन, द नंबर पर सेल इज वेरिएबल। हाँ जी, हर सेल में अलग अलग नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट इज सेल ए इज इन, एंड जो ये वाले क्वेश्चन है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी लाइंस होती है और कुछ मैकेनिज्म टाइप बता होता है, फ्लो चार्ट इज बहुत आसान तरीका है इन क्वेश्चंस को जल्दी करने का। जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ मैकेनिज्म टाइप आया हुआ है उसको फ्लो चार्ट बनाओ ताकि जल्दी से हो जाए क्वेश्चन। सेल ए इज इन एस फेज, सेल ए जो है वो एस फेज में है। सेल बी इज इन G1, सेल बी आपकी G1 में है। इफ ए एंड बी वर टू बी फ्यूज व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ सेल बी इन द हेटेरोकाइट, जब दोनों को फ्यूज कर दिया तो सेल बी का क्या होगा? सेल बी कौन से फेज में एंटर कर जाएगी? एस फेज में। सेल बी नॉर्मली किस में थी? G1 में। तो जब आपने उसको फ्यूज किया तो वो कौन से फेज में एंटर कर जाएगी? एंटर्स द एस फेज। ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने सेल साइकिल वाला देखा होगा उसमें ये कंप्लीट सबसे पहला जब डिस्कवरी होने लगी थी कि सेल साइकिल कैसे प्रोसीड करती है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही था
कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को फ्यूज करें तो क्या रिजल्ट आएगा. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम JAM point of view. These questions are very frequently asked in the IIT JAM paper. So this was all about this session. I hope you liked the questions. Thank you very much.